हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बीए हो या बीकॉम हो या बीएससी, तीनों ही स्ट्रीम के बच्चे कोई भी हो, कोई भी ऑनर्स आपका हो, तो आपको पता है कि सेकेंड सेमेस्टर में आपका जो है एईसी पेपर इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है वो सबों का कॉमन हो गया और सबों को यही पढ़ना है। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए आज का ये मैराथन है, जो कि ये पहला मैराथन है आपके लिए। ये मैराथन इस तरह के और भी आएंगे, बट इसमें जो है ना फर्स्ट यूनिट जो आपका होगा कि आपके जो सिलेबस में है उसका पूरा मैराथन आज होगा। और इसमें आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, पूरा वीडियो को देख लीजिएगा तो यकीन मानिए फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव से लेके सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। ऑब्जेक्टिव भी हम इसमें करा रहे हैं और सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। ठीक है, तो इसको पूरा आप कर लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और इससे बाहर भी नहीं जाएगा। ठीक, तो उन चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया है। और वीडियो अच्छा लगेगा ना तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। ठीक है, तो चलिए बिना विलम्ब किए हम लोग इस नई श्रृंखला को शुरू करते हैं और इस महा मैराथन जो आज का है आपका फर्स्ट यूनिट का, इसको पूरा करते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपके पास होंगे तो उसके उत्तर भी आपको देने हैं, यानी कि आपको जवाब देना है। और फिर उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ उसके सारी चीज़ को डील करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन आपके पास है ऑब्जेक्टिव में। तो देखिएगा, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसके लिए आपके पास ऑप्शन ए है 4 जून को, ऑप्शन बी है 3 जून को, ऑप्शन सी है 5 जून और ऑप्शन डी है 6 जून। तो आपको इसमें सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जाता है, पहले इस बात को समझिए। तो पर्यावरण दिवस इसलिए मनाया जाता है बच्चों, पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए और पर्यावरण में जो आने वाली दुविधाएं हैं उससे बचने के लिए और लोगों को अवेयर करने के लिए कि पर्यावरण को हम लोग प्रदूषित ना करें या उसको कोई भी खतरनाक तरीके से प्रभावित ना करके हम लोग उसका संरक्षण करें, इसीलिए इस पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है। तो इसको कब मनाया जाता है? तो ये आप जानते होंगे 5 जून को मनाया जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। और पूरे विश्व में इस दिन को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, इसीलिए इसको विश्व पर्यावरण दिवस भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात ध्यान में रखिएगा। दूसरा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? पहला ऑप्शन है 1970 में, उसके बाद है 1980, 1986, ऑप्शन डी है आपका 1990। तो आपको इसमें सही उत्तर चुनना है कि आप ये पर्यावरण दिवस जो है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है, ये कब पारित हुआ था? तो ये 1986 में पारित हुआ था। तो इसका मुख्य ध्येय क्या है इसको जान लीजिए थोड़ा सा, और इसके बाद इसका जो टॉपिक अलग है उसको अगले यूनिट में हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे अलग चर्चा होगी। बट यहाँ पे इतना जान लीजिए, पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है इसमें बच्चों पर्यावरण के संरक्षण की बात कही गई है। और इसमें कहा गया है कि हम लोगों को पर्यावरण को यानी कि किसी भी तरह से हानिकारक रूप से इसको प्रभावित नहीं करना है, यानी इसका संरक्षण करना है, इसको अधिक दिनों तक ये सस्टेन रह सके, ये काम हम लोगों को करना है। ठीक है, यहाँ कूड़ा कचरा जो भी है इससे बचाना है पर्यावरण को। तो इसीलिए इसको 1986 में ये पारित हुआ था अधिनियम, ये बात ध्यान में रखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, सतत विकास की अवधारणा सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में छपी हुई थी? तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ए ऑप्शन है ब्रुंटलैंड रिपोर्ट है, ऑप्शन बी है मॉनेट्रियल रिपोर्ट यानी कि मॉनेट्रियल रिपोर्ट है, और सी है पर्यावरण रिपोर्ट, और इनमें से कोई नहीं, ये डी ऑप्शन है आपके पास। तो इसमें आपको सही चुनना है कि आखिर पर्यावरण जो सतत, जो आपको हमने बताया भी था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, इसके जो लक्ष्य हैं इसके बारे में, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो की है, इसकी सबसे पहली बार अवधारणा किस रिपोर्ट में दी गई थी? तो ये ब्रुंटलैंड रिपोर्ट है बच्चों, इसमें दिया गया था। और इसमें कहा गया था 1987 में ये रिपोर्ट आई थी, और इसी में कहा गया था कि भाई हमको पर्यावरण को संरक्षित रखना है और इसके सतत विकास की ओर हम लोग को ध्यान देना है। तो इसके बारे में आगे अभी बता देंगे आपको कि क्या क्या चीज़ें हैं नहीं है सतत विकास से रिलेटेड, वो चीज़ अभी आप देख लीजिएगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव पहले आप डील करते हुए चलिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सतत विकास लक्ष्य पर कितने देशों ने अपनी सहमति व्यक्त की थी? तो इसमें कितने देश जो थे जब इस सतत विकास लक्ष्य को पारित किया गया, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पारित किया गया ना बच्चों, तो उस पर कितने देशों ने अपना हस्ताक्षर किया था, यही पूछ रहा है आपसे। तो ऑप्शन ए है 190, ऑप्शन बी है 192, ऑप्शन सी है 193 और ऑप्शन डी है 194। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि 193 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किया था। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सतत विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए है आपके पास 19, ऑप्शन बी है 18, ऑप्शन सी है 17, ऑप्शन डी है 16। तो इसके 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जो हमने पहले भी बताया था
लेकिन इसको अभी पेशेंस रखिए, कुछ देर में इसको फिर से हम बहुत डिटेल आपको बता देंगे, ताकि आपसे इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा ना तो उसको आप इजीली करके आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, सतत विकास का लक्ष्य कब से कब तक निर्धारित किया गया है, ये 6 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, सतत विकास का लक्ष्य के बारे में हमने बताया था कि ये सतत विकास लक्ष्य जो चल रहा है, ये 2015 से 2030 तक यानी 15 वर्षों के लिए इसको निर्धारित किया गया है, जो 2030 में पूरा हो जाएगा। और उसके बाद सभी देश को ये तय करना होगा कि आपने सतत विकास लक्ष्य में कितना हासिल किया है। तो इस दौर में जानते हैं, भारत हो या कोई भी देश हो जिसने इस पर हस्ताक्षर किया है ना, उन सबों को अपनी जिम्मेदारी तय करनी होगी कि उन्होंने सतत विकास जो 17 लक्ष्य हैं उसमें कितने को अचीव किया है, ठीक है। तो यही लक्ष्य जो है ना, ये 2015 से 2030 तक चलेगा और आपके पास इसी तरह का ऑप्शन रहेगा, आपको सही उत्तर करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यानी कि यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव मेन थे ना, उसको हमने डाल दिया, और इसके ऑब्जेक्टिव और भी सेपरेट हम बना देंगे, बट यहाँ पे इसलिए इसको डाले हैं ना, ताकि आपको ये एहसास हो सके और ये आप जान सके कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए, अब अगले स्लाइड में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, यानी कि पर्यावरण होता क्या है। यूनिट फर्स्ट में आपको जो पढ़ना है बच्चों, उसमें पर्यावरण की अवधारणा को पढ़ना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है कि पर्यावरण से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़ना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है, पर्यावरण के क्षेत्र क्या है, पर्यावरण के महत्व क्या है, इतने आपके यूनिट फर्स्ट में है। तो उनको बारी बारी से अब हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है। तो पर्यावरण होता क्या है कि उसके बारे में आपको हम सीधा बताएं ना, तो ये पर्यावरण जो शब्द होता है ना बच्चों, ये 2 शब्द से मिलकर बना है। तो ये 2 शब्द कौन कौन है, तो एक है परि और दूसरा है आवरण। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, परि का मतलब होता है बच्चों चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घिरा हुआ, यानी कि घिरा हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे चारों ओर से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे, पर्यावरण। यानी हम लोग के आसपास जो भी चीज़ आपको दिखे, पहाड़, पर्वत, नदी, झरना, जो भी दिखता है, सड़क है, रेल मार्ग है, कुछ भी दिखता है ना, वो पर्यावरण का हिस्सा है। और हम लोग भी, इंसान भी एक पर्यावरण का भाग है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं, ठीक है। पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति जो हुई है ना बच्चों, ये फ्रेंच भाषा के शब्द जो है इन्वर्नर से हुई है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत बार पूछता है कि पर्यावरण शब्द किससे निकला है, तो ये फ्रेंच भाषा का शब्द इन्वर्नर से निकला है, जिसका अर्थ होता है घेरना या घिरा हुआ, ठीक है। तो हमने बताया भी, पर्यावरण को 2 भाग में बांटिएगा, परि जोड़ आवरण, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ, तो वही हुआ घिरा हुआ, इसका अर्थ होता है, ठीक है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ होता है जो कुछ हम देख रहे हैं ना, हमारे चारों ओर जो भी है, उसी को हम लोग पर्यावरण बोलते हैं। सीधा मतलब यही समझ लीजिए कि आपके अगल बगल में जो भी दिख रहा है ना, सब पर्यावरण का हिस्सा है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिए। जैसे कुछ उदाहरण देख लीजिए, स्कूल है, कक्षा में रखी हुई वस्तुएं हैं, या हो सकता है कि आपके अगल बगल में कोई अन्य चीज़ है, जैसे मेज है, या फिर सड़क है, या फिर कूड़ा करकट, जो भी दिखता है आपको, ये सभी पर्यावरण के हिस्से हैं, और इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा, ठीक है। अब आ जाइए कि अगले चीज़ को हम लोग देखते हैं इसमें। अगर इंग्लिश में इसके डिफिनेशन को देखें, कुछ बच्चे बोलते भी हैं कि सर इंग्लिश हिंदी दोनों को कंबाइन करके बताइए। तो देखिए, कोई भी टीचर अगर पढ़ा रहा है ना, तो उसका एक मोटिव होता है कि किसी एक ही लैंग्वेज में पढ़ाएगा। वो भले ही स्लाइड आपके सामने रख देगा इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन पढ़ा वो एक ही लैंग्वेज में पाएगा। क्योंकि अगर दोनों लैंग्वेज को लेके चलेगा ना, तो वो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, और दोनों ही तरह के लैंग्वेज वाले जो भी बच्चे होंगे ना, वो उतना देर तक सहन नहीं कर पाएंगे, झेल नहीं पाएंगे। सही बात यही है, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें हम इंग्लिश में भी आपको बताते चल रहे हैं, आप उसको ध्यान में रखते चलिएगा। इन्वायरमेंट का मतलब होता है बच्चों, इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज अ सम टोटल ऑफ ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स दैट इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। यानी ये कह रहा है सीधा मतलब, वे सभी लिविंग और नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो हमारे पर्यावरण में बिखरे हुए हैं, उसी सब को मिलाकर ये पर्यावरण का निर्माण होता है, और वो सभी चीज़ें हमारे जीवन को प्रभावित करती है, यानी ह्यूमन लाइफ को प्रभावित करती है। इतनी बातें ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको इंग्लिश हिंदी जो भी आपको ध्यान में रखता है, इतनी अगर चीज़ें याद रख लें तो बात खत्म है। अब आ जाइए अगली चीज़ को हम लोग समझते हैं कि देखिए, हमारे चारों ओर से घिरे हुए आवरण को क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो यही चीज़ हमने लिखा है। पर्यावरण के कुछ घटक हैं, तो कौन कौन घटक है। एक होता है प्राकृतिक घटक, जिसमें होता है क्या, तो आप देखिएगा, प्राकृतिक घटक में होता है स्थल मंडल आता है, जल मंडल आता है, वायुमंडल आता है, जैव मंडल आता है। तो ये सब होता क्या है कि उसको एक बार समझिए। स्थल मंडल उसको बोलते हैं ना, कि आप देखिए, भूमि आप देखते हैं जहाँ पे आप खड़ा होते हैं, तो इसी को बोलते हैं स्थल। यानी कि जो ज़मीन है ना, उसको स्थल बोलते हैं, जहाँ पे आप खड़ा होते हैं। यानी कि मान लीजिए कि स्थल में आ जाएगा क्या, पहाड़, पर्वत, पठार, ये सब जो आपको
चीज़ें दिखने को मिलती है ना, ये सब स्थल मंडल की पार्ट है। और उसके बाद देखिए वायुमंडल। वायुमंडल का होता है हवा वाला क्षेत्र, जहाँ पे आप देखिए आप महसूस, हवा को देख नहीं सकते बट आप महसूस करते हैं कि आपको हवा बहेगी, तो आपको लगता है कि महसूस होता है कि हाँ हवा चल रही है। तो ये जो है ना महसूस करने वाला है। और आप जानते हैं कि हमारे वातावरण में चारों तरफ हवा फैली हुई है, तो ये बात जानते हैं। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वायुमंडल। जैव मंडल क्या होता है बच्चों, जहाँ पे हवा, वायु और उसके बाद क्या है, जल, तीनों मिल जाए ना, उसी को जैव मंडल, यानी कि जैव मंडल के लिए ये आवश्यक है कि जहाँ पे हवा, वायु, जल सभी उपस्थित हो, उसी को जैव मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए जल मंडल क्या है, कि वो क्षेत्र जहाँ पे जल की उपलब्धता हो उसको जल मंडल बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बातें अगर ध्यान में रह गई हो तो आपका घटक पूरा हो गया, यानी कि जो पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक हैं वो चीज़ आप समझ गए। अब आइए उसको बारी बारी से हम लोग देखते हुए चलते हैं। ठीक है, अब देखिए कि कुछ जो पर्यावरण के घटक थे, उसके अलावे जो है पर्यावरण के, एक है प्राकृतिक जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। अब है कुछ मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी ह्यूमन के द्वारा कुछ निर्मित किया गया है। जैसे कि मान लीजिए आप ही एक इंसान है, तो आपके अगल बगल में या आपके घर पर परिवार में भी लोग, देखिएगा क्या होता है कि आपके घर का निर्माण हुआ, या फिर हो सकता है कि रोड का निर्माण आपके अगल बगल में हो रहा होगा, या फिर आप देखिए रेलवे पटरी का निर्माण हो रहा होगा। तो ये सब क्या है, इसका निर्माण इंसान के द्वारा किया गया है। जैसे पार्क का हो गया, पुल का हो गया, सड़क का हो गया, उद्योग का हुआ, घर का हुआ, इस सब का निर्माण कौन किया है, मानव किया है। तो इसको बोलते हैं मानव निर्मित। ठीक है, उसके बाद देखिए मानव। मानव खुद भी पर्यावरण का हिस्सा है। जैसे कि आप, हम सब कोई पर्यावरण, किसी ना किसी पर्यावरण से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो मानव जो है ना, वो खुद भी, ह्यूमन जो होता है वो खुद भी पर्यावरण का हिस्सा है। तो जैसे कि आपको बताते हैं इसमें क्या आता है, मानव में क्या आता है, मानव क्या क्या मानता है। जैसे कि हम लोग कोई ना कोई धर्म को मानते हैं। अगर मान लीजिए कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई हिंदू धर्म को मानता है, कोई ईसाई को मानता है, कोई सिख को मानता है, तो ये सब धर्म है जिसको हम लोग मानते हैं, वह भी क्या है, वह भी पर्यावरण का हिस्सा है। फिर हमारी जो देखिए राजनीतिक पार्टियां जो है, जैसे कि मान लीजिए बीजेपी गवर्नमेंट है, जदयू है, आरजेडी है, या फिर आप कांग्रेस को देख लें, या कोई भी है, बसपा, या कोई भी पार्टी आप जो भारत में देखते हैं, ये सब भी क्या है, ये पर्यावरण का हिस्सा है। उसके बाद देखिए कोई शैक्षणिक संस्थान जो है, जैसे जहाँ पे हम लोग शिक्षा लेते हैं, जैसे कॉलेज है, स्कूल है, या फिर आप कोई लाइब्रेरी देखते हैं, तो ये सब भी क्या है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है बच्चों, ये मानव पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, कुछ समुदाय है, उसको भी हम लोग पर्यावरण का हिस्सा मानते हैं। ठीक, किसी इंसान की आर्थिक स्थिति या पारिवारिक स्थिति या कोई परिवार है, ये सब भी पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, ये सब भी मानव पर्यावरण के अंतर्गत आता है और ये पर्यावरण का हिस्सा होता है। तो ये आप समझ गए होंगे कि हमारे चारों ओर जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ना, सब पर्यावरण है। ठीक, अब आइए एक एक करके उन चीज़ों पर हम लोग बारीकी से अब देख लेते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृतिक पर्यावरण उसे कहते हैं ना, जिसमें प्राकृतिक परिवेश की सारी चीज़ें आती है, यानी कि हमारे अगल बगल की नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है ना, उसको हम लोग प्राकृतिक पर्यावरण बोलते हैं, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको बोलिएगा नेचुरल इन्वायरमेंट, यानी नेचुरल इन्वायरमेंट उसको बोलते हैं जो कि जिसमें नेचुरल हर एक चीज़ नेचुरली हम लोग को मिलती है, वो सब आता है। जैसे स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल, ये सब तो हमने बता ही दिया। अब आ जाइए अगला जो चीज़ था उसको देख लीजिए। मानव निर्मित वो होता है, ह्यूमन जो मेड होता है ना, उसमें जो है इंसान के द्वारा जो भी चीज़ें बनाई जाती है ना, उसको ह्यूमन मेड कहा जाता है। ठीक है, जो कि इंसान खुद बनाता है, तो इसको बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण। तो जैसे कि आप मान लीजिए क्या, तो इसमें आप ध्यान रख सकते हैं जैसे कि औद्योगिक संकुल है, परिवहन से संबंधित क्षेत्र है, घर है, भवन है, सड़क है, इमारत है, कोई भी चीज़ आप देख लीजिए, वो पर्यावरण जिसका इंसान के द्वारा खुद निर्माण किया गया है, उसको हम लोग बोलते हैं मानव निर्मित पर्यावरण, यानी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ठीक, इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए और क्या होता है पर्यावरण में, तो अगली चीज़ों को आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेन चीज़ अब आ जाता है ना, अब देखिए इंग्लिश वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, तो देखिए एक होता है पर्यावरण के कंपोनेंट्स कौन कौन है, तो वो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं। तो नेचुरल में कौन कौन आता है बच्चों, जिसका निर्माण जो है नेचुरली हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं, जैसे इसमें पहला उदाहरण आप देख सकते हैं, लैंड है, यानी कि वो भूमि है, वो हो गया। एयर यानी वायु है, वाटर है, या लिविंग थिंग्स है, यानी कि जीव चीज़ें जो है, जो कि रहने वाली चीज़ें, सजीव चीज़ें हैं, तो वो ये सब मिलाकर नेचुरल इन्वायरमेंट का निर्माण करती है। तो इतनी बातें ध्यान में रखिएगा। उसके बाद होता है ह्यूमन मेड। ह्यूमन मेड में माफ़ कीजिएगा, मेड लिखा गया है, MADE होता है बच्चों, यहाँ गलत लिखा गया है। तो ह्यूमन मेड में बच्चों क्या होता है कि जो जिसका निर्माण ह्यूमन के द्वारा किया गया है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमन मेड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ह्यूमन मेड में कैसे, कौन कौन, तो बिल्डिंग है, या पार्क्स है, या फिर ब्रिज, ये सभी ह्यूमन मेड में आता है बच्चों। और एक होता है ह्यूमन, जिसमें कि हमने बताया आपको इंसान, जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई समुदाय है, परिवार है, या फिर फैमिली, या फिर आप कह सकते हैं इसको कम्युनिटी, या रिलीजन, या फिर आप कह सकते हैं एजुकेशन, ये सब जो पार्ट है ना,
ये आ जाते हैं ह्यूमन मेड में। ठीक है, इतनी बात अगर आप ध्यान में रखिएगा तो पूरी चीज़ें आपको समझ में आ गई पर्यावरण से रिलेटेड घटक के बारे में। अब कुछ अन्य चीज़ों को भी देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण है इनसे रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, तो उसमें कौन कौन है, तो जैविक घटक, और एक होता है जैविक, और एक होता है अजैविक, और एक होता है ऊर्जा घटक। ठीक है, तो इसको अब देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जैविक घटक उसको बोलते हैं ना, सीधा समझते चलिए। जैविक घटक जौ से जैविक होता है, उसी तरह जौ से जीवन, आप ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत ये याद रखिएगा, मतलब प्राणी, कोई भी प्राणी संसार का जिसमें जीवन है, जो जीवित है, उसको हम लोग जैविक घटक बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपसे बोलेगा कि जैविक घटक में कौन कौन आता है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा बच्चों, इसमें कीड़ा मकोड़ा से लेके बड़ा बड़ा जानवर तक आ जाता है। ठीक है, इसमें मानव हो या फिर आप देखिएगा पशु पक्षी या फिर कोई जानवर हो, या फिर आप देख सकते हैं कि पेड़ पौधा, ये सभी चीज़ें जैविक घटक में आती है। चूँकि आपको ये लगता होगा कि पेड़ पौधा कैसे आएगा, उसमें जीवन होता है क्या? हाँ बच्चों, पेड़ पौधे में भी जीवन होता है। चूँकि आपको पता है कि पेड़ पौधा जो होता है वो हरा भरा रहता है, और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाता है, और उसमें जल की आवश्यकता होती है। जल से वो क्या करता है, वो अपने भोजन को तैयार करता है। उसके अलावा क्या है, सूर्य के प्रकाश से वो अपना भोजन तैयार करता है। तो ये सब चीज़ आपको आगे पढ़ना भी है इसमें। तो ये चीज़ जान लीजिए कि हमारे पर्यावरण के वो हर एक चीज़ जिसका जीवन है उसको जैविक घटक बोलते हैं। जैसे पादप हो गया, जंतु हो गया, कीड़ा मकोड़ा, जो भी आपको दिख रहा है ना, जो कि जीवित है, उसको हम लोग जैविक घटक बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद देखिए अजैविक घटक। अजैविक घटक उसे बोलते हैं ना बच्चों, जिसमें जीवन नहीं है, यानी वैसा चीज़ जिसमें जीवन नहीं है, जिसका कोई मतलब, वो ऐसा चीज़ है जो कि मृत रूप में आपको मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं अजैविक घटक। तो इसमें कौन कौन आएंगे, तो जैसे कि आपको बताते हैं, कोई स्थल है, यानी मान लीजिए कि कोई जगह है जहाँ पे आप जाते हैं, तो वह भी हो सकता है, वो अजैविक घटक है। उसके अलावा आप देखिए वायु, यानी हवा जो चलता है ना, वह भी अजैविक घटक है। उसके बाद देखिए जल, जल में रहने वाला जीव जो है वो जैविक घटक है। बट जो जल है ना, जो आप जानते हैं वाटर, वो अजैविक घटक है। ये बात जान लीजिएगा। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। आपको जहाँ तक हमने बताया कि पेड़ जो होता है ना, पेड़, ये जो वृक्ष होता है, ये क्या है, जैविक घटक है। बट इससे निर्मित जो भी सामान है ना, वो अजैविक घटक में आएगा। जैसे कुर्सी हो गया, उसके बाद देखिए टेबल हो गया, उसके बाद आप देखिए बेंच हो गया, या फिर दरवाज़ा हो गया, या अलमीरा हो गया, ये सब जो निर्मित होता है ना, ये अजैविक घटक है। यानी कि आप देखिए अजैविक घटक में आपको बोले तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ईंटा पत्थर जो भी आपको दिख रहा है ना, सब कुछ अजैविक घटक है। जैसे घर है, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं जिसमें जीवन नहीं है। ठीक है, उसी को अजैविक घटक बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। और पर्यावरण के ये सब हिस्से हैं बच्चों। ऐसा नहीं है कि जैविक घटक ही पर्यावरण का निर्माण करता है, अजैविक घटक भी पर्यावरण के उतने ही महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक, अब आ जाइए अगली चीज़ को हम लोग देखते हैं कि ऊर्जा घटक। ऊर्जा घटक उसे बोलते हैं ना बच्चों, ये हमारे लिए एनर्जी का काम करता है, जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप देखते हैं कि अभी हमारे यहाँ जो लाइट जलता है, बिजली जो जल रहा है, तो वह भी क्या है, ऊर्जा घटक का ही तो रूप है। वह बिजली उत्पादन होता है तब तो ये भी ऊर्जा का ही पार्ट है बच्चों। उसी तरह सौरिक ऊर्जा होता है, यानी कि सूर्य से प्रकाश, जो आप देखते हैं बड़े बड़े पैनल बनते हैं ना, कि ये आप जानते होंगे कि इस पैनल पर जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इसको क्या बोलते हैं, आप बताइएगा। तो इस पे जो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो इससे क्या होता है, ऊर्जा जनरेट होता है, और इससे बैटरी वगैरह चार्ज होती है, और फिर सोलर प्लेट इसको बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो सोलर प्लेट से जो ये बैटरी वगैरह चार्ज होती है, और इससे हम लोगों को क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। यह भी क्या है, एक तरह से ऊर्जा घटक है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। फिर पवन ऊर्जा होता है, जिससे बिजली बनती है। ये सब आपको पूरा पढ़ना है बच्चों, आपके पूरे सिलेबस में इसके बारे में पढ़ना है, तो आपको बारी बारी से पढ़ना होगा, लेकिन इसके बारे में आपको फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ना है, इसीलिए हम इसको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिए। भूतापीय ऊर्जा होता है, ये सब हमारे ऊर्जा के घटक हैं, और ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पर्यावरण से रिलेटेड जितनी भी बातें अभी तक हमने बताया, उसमें मेन चीज़ यही है कि आपको घटक तीनों याद रखना है, जैविक, अजैविक और ऊर्जा घटक। तो जैविक घटक में वो जो जिसका जीवन है, जैसे मनुष्य है, पादप है, ये सब, पादप का मतलब था पेड़ पौधा। ठीक है, ये सब आ जाता है कौन, जैविक घटक में। अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं है, जैसे आप क्या बोल सकते हैं, इसमें बोल सकते हैं बेंच है, टेबल है, घर में कुर्सी है, जो भी आपको दिख रहा है, जो निर्जीव चीज़ें हैं, तो उसको हम लोग अजैविक घटक में बोलेंगे। और ऊर्जा घटक में क्या बोलेंगे, तो ऊर्जा घटक में हमने सौरिक ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा के बारे में आपको बता दिया। अब देखिए मेन चीज़ अब यहाँ से शुरू हो जाता है कि आपको जो आपके सिलेबस में है, तो अब उन चीज़ों को आप देख लीजिए। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बता दें कि देखिए जैव मंडल जहाँ पे हम लोग रहते हैं, आप हम सब कोई जो रह रहे हैं ना, कोई भी इंसान जहाँ पे रहता है वो
कहाँ पे रह सकता है जहाँ पे जीवन संभव है ना। जैसे कि पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। 8 ग्रह है, आप जानते होंगे कि कई एक तरह की ग्रह है। मंगल ग्रह पर अभी खोज हो रहा है कि भाई वहाँ जीवन संभव है कि नहीं, उसके बारे में अभी पता लगाया जा रहा है। वो अभी भी संभव नहीं हो पाया है कि हाँ है कि नहीं, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो पृथ्वी पर जीवन संभव इसलिए है ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे जल भी है, यहाँ पे देखिए वाटर भी है, उसके बाद क्या है, वायु भी है, जल भी है, स्थल भी है, तीनों है। जहाँ ये तीनों चीज़ें मिल जाती है ना, उसी को बोलते हैं जैव मंडल, यानी वहीं पे जीवन संभव है। यानी कहने का मतलब ये है कि एक इंसान के लिए जीवित रहना, उसके लिए ये बात का ज़रूरत है, यानी इस बात की ज़रूरत उसके लिए ये है कि उसके पास जल भी हो, भूमि भी हो, और उसके अलावा क्या है, उसके पास वायु भी हो। वायु रहेगा तब तो वो सांस लेगा, जल रहेगा तब तो वो अपना प्यास को बुझाएगा, और स्थल रहेगा तब तो वहाँ रह पाएगा। तो ठीक है, तो ये तीनों चीज़ जहाँ पे होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं जैव मंडल। तो इतनी बातें आप समझ गए होंगे। पहला यूनिट का पहला टॉपिक आपका ख़त्म होता है यहाँ। आपसे जो क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, अब उसको हम बता देते हैं आपको। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो बनेगा ना बच्चों, वो आपसे पूछेगा पर्यावरण किसे कहते हैं, तो उसमें आपको पर्यावरण का पूरा डिफिनेशन लिख देना है तथा इसके घटक के बारे में बताइए। तो जितनी भी चीज़ें अभी तक हम बताए ना, उनको लिख दीजिएगा। तो ये पूरा क्वेश्चन का आपका मतलब जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे बन सकता है, तो उसको हम बताते चलेंगे फर्स्ट यूनिट का। उसके बाद अगले यूनिट में भी हम लोग उसी तरह से कार्य करेंगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि पर्यावरण किसे कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। उसके बाद पर्यावरण के कौन कौन घटक हैं, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, ये आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये हो सकता है कि आपसे अलग भी पूछे या आपसे शॉर्ट में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो जितनी बातें हम बता दिए हैं अभी तक, उतना चीज़ अगर लिख दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। ठीक, अब आ जाइए अगली चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि अगला चीज़ आपके लिए क्या है। तो यही जल मंडल वाला में तो आपको पता ही है, जल मंडल, स्थल मंडल, ये सब के बारे में तो हमने बताया भी कि जल मंडल में वो जल वाला क्षेत्र आता है, तो जल मंडल हो गया। उसमें नदी है, झील है, समुद्र है, ये महासागर, ये सभी चीज़ आ जाती है, तो इसको जल मंडल बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह आप वायुमंडल के बारे में जान लीजिए। वायु हमारे पृथ्वी के चारों ओर फैला हुआ है, और इसी को हम लोग वायुमंडल बोलते हैं। ठीक है, और जैव मंडल जहाँ पे जीवन संभव है। ठीक, अब देखिए प्रत्येक वर्ष जो है 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अभी हमने क्वेश्चन भी कराया आपका ऑब्जेक्टिव में कि हर साल विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। तो इसको भी याद रखना है आपको। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको लिखना है। उसके बाद देखिए एक चीज़ हमारे दिमाग में जो चल रहा है उसको हम बताते चलें आपको कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम होगा इस पेपर का ना, तो वो 70 नंबर का एग्ज़ाम तो आपका यूनिवर्सिटी कराएगी और 30 नंबर का आपके कॉलेज में होगा। ठीक है, तो इस बात को तो आप जानते भी हैं, पहले भी आपने दिया होगा। बट इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, इस बार आप साथ ही साथ जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो आप उसका कहीं ना कहीं नोट डाउन भी करते जाइएगा। आपको भले PDF हम दे देंगे, हैंड रिटेन आपको मिल जाएगा, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। कुछ बच्चे कमेंट में करते हैं कि सर दिए नहीं अभी तक, दे दीजिए। तो हम नहीं देने का यही रीज़न बता रहे थे, हम शुरू से बता रहे थे कि आपका फर्स्ट यूनिट खत्म होगा तो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, और आपका आज जो है ना आपका अपलोड हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आप जाइएगा हमारे टेलीग्राम लिंक पे, मतलब टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। ठीक है, आपका वीडियो अपलोड होते ही आपको वहाँ पे PDF डाल दिया जाएगा। इस बात के लिए निश्चिंत रहिए। देखिए कोई भी चीज़ को देने के लिए हम अकेले हैं, और काम हमको सारी तरह की करनी है, आपके हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा बच्चों। आप भी अधीर हो जाइएगा तो हमसे नहीं, मतलब एक आदमी से क्या क्या हो सकता है सोचिए आप। तो इसीलिए थोड़ा वेट कीजिए, आपको सारा चीज़ हम दे देंगे। जब हमने प्रॉमिस किया है तो आपको मिलेगा, आप निश्चिंत रहिए उसके लिए। ठीक है, तो आपको 30 नंबर और 70 नंबर को ध्यान में रखते हुए तैयारी करनी है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए अगले जो टॉपिक हैं आपके, उसके ऊपर आ जाते हैं। आपसे एक चीज़ आपके सिलेबस में इसको समझना है, इसमें आपको लिखने के लिए हो सकता है कि प्रश्न ना भी पूछे। ठीक है, लेकिन हम आपको बताते चलें, चूँकि हमारी ये जिम्मेदारी है कि पर्यावरण अध्ययन का दायरा, या इसको बोलते हैं क्षेत्र, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्वायरमेंटल, जो है ना स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस। ठीक है, तो अब देखिए इसमें समझिएगा दायरा क्या होता है। मान लीजिए कि आप एक इंसान हैं, तो आपका भी अपना एक दायरा होगा ना, आपके पिताजी का भी अपना दायरा होगा। क्योंकि पिताजी के पास जितना आपका ज़मीन होगा उतना पे ही तो आपका अधिकार है, उसके अलावा तो आपका अधिकार नहीं है। तो यही होता है दायरा। तो इसमें अब आपसे यही सवाल हो सकता है कि पर्यावरण जो विज्ञान है उसके दायरे कितने विस्तृत हैं, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है। तो देखिए इसका दायरा आज के समय में ना अब ज़्यादा ही ब्रॉड होते जा रहा है। इसका रीज़न है बच्चों, आपको बताते हैं। देखिए बहुत से जो विकसित देश है ना, जैसे कि आप इसमें आप देख सकते हैं, जैसे कि इंग्लैंड हो गया, या अमेरिका है, चीन है, ये सब जो है विकसित देश हैं जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो गई है।
तो इन सभी देशों में जो है ना, इनका जो रिवॉल्यूशन हुआ, यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पे हुआ ना, यानी औद्योगिक क्रांति, वहाँ उद्योग धंधे बहुत पहले लगे, हमारे यहाँ से पहले लग गए। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास उकास हुआ। विकास होने के कारण यहाँ क्या होता है बच्चों, कि यहाँ से जो देखिए विकास के क्रम में क्या होता है ना, कि कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो पॉल्यूट कर देती है पूरे पर्यावरण को। ठीक वैसे ही जो बड़े बड़े देश हैं ना, जहाँ पे मतलब कि विकास हो गया है ना, उन क्षेत्रों से निकलने वाला पॉल्यूशन ये पूरे क्षेत्र को प्रदूषित कर रहा है, यानी कि पूरे क्षेत्र नहीं, पूरे विश्व को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है बच्चों, कि बाद के देशों में ये पूरे विश्व के लोगों ने ये मतलब महसूस किया कि देखिए इसके लिए हमें कुछ कड़ी चीज़ें अपनानी होंगी। इसके लिए क्या किया जाए कि विकसित देश और विकासशील देश, जैसे भारत जैसा देश है जहाँ पे विकास अभी हो ही रहा है, ये विकसित देश नहीं है, लेकिन अन्य देश जो है ना वो डेवलप्ड कंट्री में आता है, और हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री है, मतलब कि हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग विकसित देश, विकासशील देश हैं, तो हम लोगों के ऊपर या फिर अन्य देशों के ऊपर भी ये बात बोली गई कि देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है पूरे विश्व को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। और इसी क्रम में क्या हुआ कि उन्होंने ये जिम्मेदारी दे दी हर एक स्टेट के, यानी कि इसमें आप ये ध्यान में रखिए, हर एक देश के मतलब नेताओं को, यानी कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों को, कि आप अपने क्षेत्र में स्वच्छता को का ध्यान रखिए, अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कीजिए, पर्यावरण का संरक्षण कीजिए, और अपने यहाँ के पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए अपने लोगों को भी अवेयर कीजिए कि वो संरक्षित रखें। इसीलिए आप जानते हैं 5 जून को हर वर्ष जो है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और पर्यावरण के प्रति वो अवेयर हो सकें। ठीक है, तो ये चीज़ें उसी के अंतर्गत रखा गया, यही चीज़ों के अंतर्गत। और इसी में एक चीज़ और हुआ जो कि आप ध्यान में रखिएगा, कि पर्यावरण संरक्षण को लेकर इससे क्या हुआ कि बाद में आज आपको ये जो पढ़ना पड़ रहा है ना सिलेबस में, तो इसका रीज़न है क्या, कि आपको सरकार ये बताना चाहती है ना कि आपके एजुकेशन के साथ साथ कि आपको भाई इस चीज़ का भी अवेयर रखना है कि आपको अपने पर्यावरण का प्रदूषित नहीं करना है, अपने पर्यावरण को उसको संरक्षित रखना है, उसमें जो भी चीज़ें हैं उनको साफ़ सुथरा रखना है। ठीक है, तो ये आपको अवेयर करना चाहती है सरकार, इसीलिए तो आपके सिलेबस में रखा गया है। ऐसे तो है नहीं कि आपके सिलेबस में रख दिया और आप चुपचाप बिना पढ़े ही पास हो जाइए, ऐसा तो है नहीं। आप पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में भी आएगा ना, कि आपको अपने पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करना है, उसको अच्छे से संरक्षित रखना है, और आपको ध्यान में रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो इसीलिए इसका दायरा जो है दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और आने वाले वक्त में बच्चों देखिएगा, जब आप कंपटीशन की तैयारी करिएगा ना, तो वहाँ पे देखिएगा इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे भी जा रहे हैं, और इसका वेटेज भी दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम लीजिए, वहाँ पे पर्यावरण इन्वायरमेंटल साइंस से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो इस वजह से आप ये ध्यान रखिए कि इसका दायरा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, और इसका कारण तो हम बता ही दिए, तो इतनी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि अगला जो आपका टॉपिक है कि पर्यावरण का महत्व क्या है, तो पर्यावरण का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। वो क्या ये है, आप सुन लीजिए, आप जितना सुन लीजिएगा ना उतना ही चीज़ को अगर लिख दीजिएगा तो ये यकीन मानिए कि आपका बहुत अच्छा आंसर होगा। और एक बात और आपको बता दें कि आप किताबी भाषा में लिखने का प्रयास एकदम मत कीजिए, क्योंकि किताबी भाषा में जो लिखता है उसको बहुत कम नंबर मिलता है, उसको ज़्यादा नंबर नहीं मिलता है। लेकिन आप अपनी भाषा में जब चीज़ों को लिखिएगा तो आपको बेहतरीन नंबर मिलने वाला है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो एक बात ध्यान में रखिए कि पर्यावरण अध्ययन का महत्व क्या है। तो पर्यावरण अध्ययन का महत्व ये है बच्चों, कि हम लोग पर्यावरण का अध्ययन इसलिए भी करते हैं ताकि हम लोग पर्यावरण को संरक्षित रख सकें और इसको सुरक्षित रख सकें, पहली बात। दूसरी बात, इसका महत्व ये है बच्चों कि पर्यावरण के ही हम लोग पार्ट हैं, यानी हम लोग किसी न किसी पर्यावरण के रहने वाले हैं। तो इसीलिए हमारे ज़रूरत के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने पर्यावरण को संरक्षित रखें। चूँकि पर्यावरण संरक्षित और सुरक्षित रहेगा तो हम लोग बीमारियों का सामना नहीं करेंगे, और आने वाले वक्त में क्या होगा कि हम तो यहाँ ज़िंदगी जी ही लेंगे, आने वाला जो पीढ़ी होगा, हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी वह भी यहाँ पे ज़िंदगी जी पाएगी। अन्यथा अगर हम पर्यावरण को प्रदूषित कर दें तो हमारे बाद आने वाली जो पीढ़ी है वो यहाँ पे जीवित नहीं रह पाएगी ज़्यादा दिन तक, और या उनका हो सकता है कि यहाँ पे जीवन ही संभव ना हो। इसीलिए हमें ये आवश्यक रूप से समझना है कि हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन दोनों ही करना है। ठीक है, तो इतना इसका महत्व है हमारे जीवन में। और हमें भी इस बात का ध्यान में रखना चाहिए कि हम लोग अगर कोई पेड़ को काटते हैं तो हम लोग उस पेड़ की जगह एक नए पेड़ को जरूर लगा दें, ताकि हमारे पर्यावरण का संरक्षण होता रहे और पर्यावरण में प्रदूषण ना फैले ज़्यादा। और जानते हैं हर एक पॉल्यूशन से बचने का एक ही उपाय है मात्र, कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को लगाएं और पेड़ों के द्वारा हम लोग उन चीज़ों की पूर्ति करें। ठीक है, तो इतना बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए कि अगला जो टॉपिक आपका बनता है ना वो है क्या है, तो अब देख लेते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये अंतिम टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट का, ये अंतिम टॉपिक है।
तो देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, तो पहली चीज़ तो यही देखेंगे, सतत विकास इसको बोलते हैं। तो सतत विकास का मतलब होता है बच्चों, हमने पहले भी बताया आपको कि सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूस, जो कि कॉन्टिन्यूस चलता है। तो एक बात जान लीजिए कि कॉन्टिन्यूस आखिर चलता क्या है। तो कॉन्टिन्यूस मान लीजिए कि आप एक बच्चे हैं, आप बड़े हो गए हैं अभी, तो आप जो है बड़े एकाएक तो हुए नहीं, यानी आपकी उम्र जैसे जैसे बढ़ी तो आपका हाइट भी बढ़ा, आपका वेट भी बढ़ा, आपका जो भी है सारा चीज़ आपका बढ़ता गया, ठीक है। जो भी आपके शारीरिक फिजिकल जो भी चेंजेज हुए आपके, वो आपके उम्र के साथ साथ परिवर्तित होता गया। तो ठीक वैसे ही सतत विकास का मतलब है बच्चों कि समय के साथ हम लोग हर चीज़ का यूज तो कीजिए, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है कि आगे आने वाली जो पीढ़ी हमारी है उनको भी कुछ चीज़ें मिल जाए। उनको ऐसा ना हो कि हम लोग इतना अपने पर्यावरण का यूज कर लें कि आने वाली पीढ़ी हमें गाली दे। ये बात ध्यान में रखिएगा। और सतत विकास की अवधारणाएं आपके सिलेबस में लिखी गई है कि आपके जो सिलेबस में है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये आपका टॉपिक है। और इसी में आपको ये भी ध्यान में रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट तो जानेंगे, उसके अलावा इसके गोल्स को भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि सतत का मतलब हुआ कंटिन्यूस चलने वाला, और जो कि लगातार चल रहा है उसको हम लोग को क्या करना है, संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाना है। तो अब देखिए इसके डिफिनेशन को देख लीजिए। तो उसके डिफिनेशन में आप देखना चाहें तो सतत विकास का मतलब होता है बच्चों, आने वाली पीढ़ी को अपनी आवश्यकता को पूरा करने की क्षमता के साथ समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। यानी कि आप सीधा मतलब ये जानिए कि हम लोग कोई भी चीज़ का यूज तो करेंगे, हम लोगों को ये नहीं करना कि कोई भी चीज़ का यूज नहीं करें। जैसे पानी है तो उसका यूज नहीं करेंगे तो हम लोग जी पाएंगे क्या? कभी नहीं जी पाएंगे। तो उसका यूज तो करना है, लेकिन हमें इस बात का भी ध्यान में रखना है बच्चों कि आने वाली जो पीढ़ी होगी, यानी कि हमारे बाद जो पीढ़ी आएगी, उसके लिए भी हम पानी बचा के जाएं, ना कि इतना यूज कर दें कि उनके लिए कुछ बचे ही नहीं, ताकि वो जब आए इस पृथ्वी पे और हम लोग को गाली देके जाए और बोले कि हमारे जो पूर्वज हैं वो अच्छे नहीं थे। तो ऐसा नहीं करना है, हमें ये काम करना है कि अपने लिए जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उसका यूज तो करेंगे ही, लेकिन उसको बचा के भी रखेंगे और आने वाली पीढ़ी जो है उसका यूज वह भी अच्छे से कर सके, इस बात का भी ध्यान हम लोग रखेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। अब देखिए आपके पास सवाल उठेगा कि सतत विकास का कंसेप्ट सबसे पहले कब आया। तो देखिए सतत विकास का ये जो है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट सबसे पहले जो बच्चों आया था ना, वो आया था कब, तो इसको ध्यान में रखिएगा 1987 में आया था, यानी 1987 ईस्वी में आया। और उसी समय एक आया था रिपोर्ट, जानते हैं क्या, ब्रुनटलैंड रिपोर्ट आया था। तो ब्रुनटलैंड रिपोर्ट में एक बात बोला गया कि सतत विकास के बारे में बोला गया, और उसमें सतत विकास की परिभाषा क्या दी गई, तो उसको ध्यान में रखिएगा कि सतत विकास की परिभाषा ये दी गई कि हमें अपने आवश्यकताओं को पूरा तो करना ही है, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए चीज़ों का यूज करना है, ठीक है। तो ये ब्रुनटलैंड रिपोर्ट में ये सतत विकास की परिभाषा दी गई, ठीक। और 1987 में ये आया था। लेकिन ये रिपोर्ट जो है ना, वो प्रकाशित हुआ था जो ना बच्चों, उसका नाम था हमारा साझा भविष्य। इसी को बोलते हैं इंग्लिश में आवर कॉमन फ्यूचर। देखिए देखिए इसको लिख देते हैं, आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। तो ये इस रिपोर्ट में आया था, किस में, तो सतत विकास के लिए जो ब्रुनटलैंड रिपोर्ट आया था, उसमें एक रिपोर्ट था जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर, यानी हमारा साझा भविष्य, इसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसी में हमारे जो है सतत विकास के बारे में इसमें लक्ष्य कुछ निर्धारित किए गए, और इसके बारे में बोला गया कि देखिए हमें सतत विकास पर ध्यान देना होगा और हमें अपने पर्यावरण को संरक्षित रखना होगा, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब आ जाइए कि उसमें आखिर क्या था रिपोर्ट में। तो देखिए उस रिपोर्ट में ये बात तो बोल दिया गया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, यूएनओ आप जानते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूएनओ जो कि वैश्विक संगठन है बच्चों, इसमें कई एक देश मतलब पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इसमें हिस्सेदार हैं, जो कि भारत भी इसका एक हिस्सा है, यानी पार्ट है, ठीक है। तो यूएनओ के 70वें अधिवेशन में, जिसका अधिवेशन की अध्यक्षता आपसे हो सकता है पूछ रहे, कोफी एनान के द्वारा किया गया था, और उसी में ये बात बोला गया कि हमको 15 वर्ष के लिए सतत विकास लक्ष्य निर्धारित करना है, और उसमें कुछ लक्ष्य देंगे हम आपको, पूरे विश्व को दिया गया, ठीक है, जिसे सबों को मानना अनिवार्य कर दिया गया। और उसमें बोला गया कि देखिए ये जो रिपोर्ट है ना, ये मतलब जो सतत विकास लक्ष्य है ना, इसको हर देश को अपने अपने तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करनी है। इसमें 17 उद्देश्य बताए गए, यानी गोल बताए गए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 17 गोल बताए गए। ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि सतत विकास के कितने लक्ष्य थे, तो ये 17 लक्ष्य थे, ठीक है। तो उसके बाद आपसे ये भी पूछेगा कि सतत विकास का ये जो लक्ष्य है ये कब से लागू हुआ, तो ये जनवरी 2016 से लागू हो गया बच्चों, यानी
यानी 2016 से, और ये बोलेगा कि आखिर सतत विकास के बारे में जो यूएनओ में प्रस्ताव आया तो वो 2015 में आया था, और तभी से माना जाता है कि 2015 से 2030 तक ये सतत विकास लक्ष्य निर्धारित किया गया और सभी देश को इसको मानना पड़ेगा और सभी देश अपने इस कार्य को आगे बढ़ाने में मतलब अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, यानी सतत विकास यानी कि पूरे पर्यावरण के विकास के लिए कार्य करेंगे। ठीक, इतनी बात ध्यान में रखिएगा, और इसको जनवरी 2016 से अपनाया गया है। ठीक है, ये सभी देशों ने अपनाया। लेकिन आपसे क्वेश्चन जब भी पूछे तो आपको टाइम पीरियड ये याद रखना है कि सतत विकास कब से लागू हुआ, 2015 से, और इस कब तक चलेगा, 2030 तक अंतिम है। इसमें कितने लक्ष्य हैं, तो 17 लक्ष्य हैं, और ये यूएनओ के महासभा 17th यानी कि 70वीं मतलब अधिवेशन में इसको लागू किया गया। और ये जो अधिवेशन हुआ था ना बच्चों, इसी में ये बोला गया था कि 15 वर्ष के लिए ये लागू होगा। उसके बाद देखिए ये जो सतत विकास जो लक्ष्य है ना, इसमें 193 देशों ने भाग लिया, यानी 193 देशों ने सहमति जताई है कि हम इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि 193 देशों ने इसमें सहमति जताई है। तो अब 193 देशों के बारे में तो आपको जानना नहीं है। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि हिंदुस्तान यानी भारत भी इसमें पार्टिसिपेट किया है, और उसने भी ये सहमति जताई है कि हम लोग ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसको हम लोग भी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक, इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए कि सतत विकास लक्ष्य जो है 17, वो कौन कौन है, अब उसको देख लीजिए। चूँकि आपको लग रहा होगा इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपने एग्जाम को देखा होगा, फर्स्ट सेमेस्टर में क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछा गया था, बहुत आसान नहीं पूछा गया था। और अगर हम आसान चीज़ें बता दें और आसानी से आपको पढ़ाते चलें तो आपको लगेगा कि हाँ सर तो सब पढ़ा दिए, अब वहाँ जाइएगा तो कुछ से कुछ लिख के आ जाइएगा तो उससे नंबर नहीं मिलेगा। इसीलिए आपको मेन चीज़ों को पढ़ना ही पड़ेगा और उसको आपको रटना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा, लेकिन उसको हम समझाने का भी प्रयास करेंगे ताकि उन चीज़ों को आप समझते चलें। ठीक है, तो अब देखिए पहला जो इसका लक्ष्य है यानी जो सतत विकास का गोल है उसको आप देखिए, विश्व भर में गरीबी को समाप्त करना, यानी कि संपूर्ण विश्व में जीरो पॉवर्टी कर देना है, यानी पॉवर्टी हर तरह से समाप्त कर देना है, पहला लक्ष्य है। दूसरा है भूख की समाप्ति, यानी हंगरी को ख़त्म कर देना, हंगर जो है ना, लोग भूखे जो रहते हैं ना, उसको समाप्त करना है। देखिए आप सीधा जानिए कि जब गरीबी खत्म होगा तो भूख भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि पहला लक्ष्य है गरीबी खत्म करना, दूसरा है कि भूख को समाप्त करना, और टिकाऊ कृषि यानी कि जो है एग्रीकल्चर को बढ़ावा प्रमोट करना है यहाँ। ठीक है, जो कि सस्टेनेबल वो कृषि हो, ये बात भी ध्यान में रखना है, जो कि टिकाऊ हो, यानी कि ऐसा ना हो कि अभी शुरू किए और अगले दिन खत्म हो जाए, नहीं, वो ऐसा हो जो कि अधिक समय तक चल सके। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरा इसका गोल है। तीसरा इसका गोल है सभी आयु के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा, यानी कि हेल्थ के लिए उसको सिक्योरिटी देना, यानी कि उसको सुरक्षित करना, यानी हेल्थ से संबंधित। उसके अलावा स्वास्थ्य जीवन को बढ़ावा देना, यानी कि हेल्थ जो लाइफ है उसको भी इंक्रीज करना, यानी कि बढ़ावा देना है, इसका तीसरा लक्ष्य है। फोर्थ लक्ष्य इसका है समावेशी और न्याय संगत यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी एजुकेशन को बढ़ावा देना है। देखिए जब लोग भूखा नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, तो वो क्या करेगा, अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देगा। स्वास्थ्य जब उसका ठीक हो जाएगा तो उसको लगेगा कि भाई अब हमको शिक्षित होना चाहिए। तो चौथा लक्ष्य यही बोलता है कि बच्चों हमको शिक्षित होना है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। जब लोग शिक्षित हो जाएगा बच्चों, आप जानते हैं जब आपके अंदर शिक्षा आ जाती है, जब आप पढ़ लिख लेते हैं, तो आपको ये लगता है कि स्त्री पुरुष के बीच हम लोग को द्वंद्व नहीं करना है, यानी कि कोई भेदभाव नहीं करना है। स्त्री पुरुष जो हैं वो सभी बराबर हैं, यानी लैंगिक असमानता को समाप्त करने की बात की जाती है, और इसमें कहा जाता है कि लैंगिक समानता को प्राप्त करने की बात की जाती है। ठीक है, यानी लैंगिक आधार पर सभी समान हैं, यानी कोई स्त्री है या पुरुष है तो वो सभी बराबर है। तो पाँचवा लक्ष्य यही है, महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना, यानी कि महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए सशक्त अभियान चलाना है, महिलाओं के लिए कुछ अनुदान दे देना है ताकि वो आगे पढ़ सकें, और उनको बढ़ावा यानी प्रमोट करना भी है इसका मुख्य लक्ष्य है। ठीक है, 6 नंबर का जो लक्ष्य है इसका, यानी छठा नंबर लक्ष्य है, वो स्वच्छ पानी के बारे में कहता है, और कहता है कि स्वच्छता पे हमें ध्यान देना है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करनी है। दूसरा बात, और जो है स्वच्छ पानी की व्यवस्था संपूर्ण लोगों के लिए करना होगा आपको, ये भी बात ये कहता है। कौन, 6 नंबर का जो इसका गोल है उसमें। उसके बाद देखिए 7वां नंबर गोल है सस्ती और विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा पर पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि इसमें कहा गया है कि हमको एक ऐसी आधुनिक ऊर्जा का व्यवस्था करना है जो कि सस्ती हो, टिकाऊ हो, और क्या
वो आधुनिक रूप से हो, यानी कि वो मॉडर्न हो, यानी एंसेंट टाइप का ना हो, यानी कि प्राचीन ना हो, जिसका कोई रूप रंग ना हो, ऐसा ना हो। वो ऐसा हो कि अभी जो कि आधुनिक चीज़ें चल रही है, यानी मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है उस तरह पे आधारित होना चाहिए, ऐसी ऊर्जा का यूज करना है। जैसे यहाँ पे सीधा मतलब ये जानिए कि सस्ती ऊर्जा कौन होगी, जैसे पवन ऊर्जा है। यानी कि पवन ऊर्जा क्या होता है बच्चों, हवा जो चलता है ना उससे जो ऊर्जा जनरेट होता है, यानी कि जो बिजली उत्पन्न होता है ना, उसी को बोलते हैं पवन ऊर्जा, ठीक है। उसी तरह आप देखिएगा सौर ऊर्जा, यानी कि सोलर पैनल जो लगा दिया जाता है उससे जो कि सूर्य के प्रकाश से जो बिजली उत्पन्न होता है ना, उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा। तो आप जानते हैं कि हमारे भारत में भी इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। अभी कई एक स्टेडियम का निर्माण हो गया है, अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है ना, वह पूरा का पूरा सौर ऊर्जा पे ही आधारित है, ठीक है। तो उसमें जो भी लाइट वाइट की व्यवस्था की जाती है ना, वो सौर ऊर्जा से ही निर्मित है, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा, और इसको गवर्नमेंट प्रमोट भी कर रही है, ताकि देखिए सौर ऊर्जा से जो भी होगा ना, इससे जो बिजली का उत्पादन होगा वो मतलब कम खर्चीला भी होगा। दूसरी चीज़ ये होगी इसमें क्या, कि इसमें जो है ना पॉल्यूशन कम होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है। तो यही है 7th गोल। 8th गोल क्या है, यानी 8वां गोल क्या कहता है, मतलब आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, रोजगार को बेहतर करना, बेहतर कार्य को बढ़ावा देना। यानी कि सीधा मतलब ये है, इसमें कह रहा है कि भाई आर्थिक विकास जो है ना उसको प्रमोट कीजिए, रोजगार को बढ़ावा दीजिए, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा दीजिए। ये सभी चीज़ें करने की बात की गई है 8वां नंबर गोल में। अब 9th नंबर गोल क्या है बच्चों, उसको अब देख लीजिए। लचीले और बुनियादी ढांचे, समावेशी और सतत औद्योगिक करण को बढ़ावा देना। यानी कि देखिए जब आर्थिक विकास हो जाएगा तो उद्योग धंधे को बढ़ावा दीजिए, यानी उद्योग धंधे को लगाइए। जैसे कि मान लीजिए हमारे यहाँ की कई एक इंडस्ट्रियल जगह हैं जहाँ पे उद्योग धंधे का विकास हुआ है। जैसे कि आप जान सकते हैं दिल्ली को देख सकते हैं, महाराष्ट्र में आप मुंबई को देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं कहाँ पे, पुणे को देख सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं बेंगलोर को देख सकते हैं। ये सब क्या है, इंडस्ट्रियल एरियाज है, यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो उसको बढ़ावा देने की भी बात करता है कौन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करता है, ठीक है। जो इसके गोल हैं उसमें की गई है। उसके बाद देखिए देश के बीच और भीतर असमानता को समाप्त करना। यानी कि देश में किसी भी तरह का असमानता है, मान लीजिए कि कोई गरीब है कोई अमीर है, तो उसके बीच जो मतलब जो ये असमानता है ना गरीबी अमीरी का, तो इसको समाप्त करना। कोई मान लीजिए कि कोई बड़ा है कोई छोटा है, या फिर आप ये कर सकते हैं कि कोई जाति के आधार पर जो असमानता है उसको समाप्त करना। ये सब चीज़ें भी कही गई है इसमें, ठीक है। उसके बाद देखिए 11 नंबर गोल कहता है सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर तथा मानव बस्तियों का निर्माण कीजिए। यानी कि ऐसे मानव बस्तियों का निर्माण कीजिए, यानी शहरों का निर्माण कीजिए जो कि सुरक्षित हो, यानी कि वहाँ लोग रहें तो उनका जीवन अच्छा चले, यानी कि उनको किसी भी तरह की बीमारी वगैरह ना हो, ऐसी चीज़ों का व्यवस्था करना ये भी सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें बताया गया है, ठीक है। उसके बाद देखिए अस्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना। यानी कि जो आपके पास परमानेंट जो यूज आप करते हैं ना, खपत कोई भी चीज़ का करते हैं तो उसको भी निश्चित करना है। उसके बाद देखिए उत्पादन जो पैटर्न है उसको भी सुनिश्चित करना इसमें कहा गया है, ठीक। अब आ जाइए 13 नंबर, इसमें कहता है जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने का तत्काल कार्रवाई करना। यानी सीधा मतलब देखिए जलवायु परिवर्तन उसको बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लाइमेट चेंज का मतलब होता है बच्चों कि जो परिवर्तन आता है ना जलवायु में, इससे क्या होता है ना कि एकाएक जब जलवायु परिवर्तित होगा, आप देखिएगा कहीं भूकंप आ जाता है, कहीं आप देखिए सुनामी आ जाती है। जैसे कि आप देखिएगा बंगाल की खाड़ी में लगातार सुनामी आती है, उसके अगल बगल के जितने भी एरिया है ना, यानी क्षेत्र हैं जो गांव वगैरह हैं, वो सब बह जाता है, ठीक है। उसी तरह बिहार में आप देखिएगा बाढ़ आता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो जो घटनाएँ होती है ना, इस पर किसको काम करना है, ये सरकार को काम करना है, ये बात इसमें बोला गया है, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इस बात की भी जोड़ दी गई है कि जलवायु परिवर्तन को भी विशेष ध्यान रखे सरकार, ठीक। ये मतलब लोगों का काम नहीं है कि कहीं बाढ़ आ रहा है तो लोग इसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी होगी, क्योंकि सरकार के पास इतना धन होता है, लोगों के पास इतना धन है। आप सोचिए आपके अगल बगल में कोसी से बाढ़ बिहार में बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन कोसी क्षेत्र के लोग जो हैं वो अपनी व्यवस्था कैसे करते हैं, या तो वो सरकार करेगी या नहीं तो उनको अपने गाँव को छोड़ना पड़ जाता है। तो ये सरकार का काम है कि उस क्षेत्र में वो मुहैया उन चीज़ों को कराए ताकि वहाँ के लोगों को अच्छे तरह से जीवन जीने का ये मतलब साधन मिल सके, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखिएगा। अब अगला जो इसका गोल है उसको देख लीजिए। 14th नंबर गोल कहता है अस्थायी और सतत विकास के लिए महासागरों, सागरों और सागरीय संसाधनों को का संरक्षण और उपयोग करना। यानी इसमें ये बात बोला गया है
कि अस्थाई जो सतत विकास है उसको बढ़ावा देने के लिए ये ज़रूरी है महासागर जो होते हैं, सागर जो होते हैं या फिर समुद्र जो हैं, उनमें जो संसाधन होते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए कोई महासागर है ना बच्चों, तो उसके अंदर से तेल निकलता है, तेल का कुआँ पाया जाता है, वहाँ बहुत तरह की खनिज भी पाई जाती है। तो इन चीज़ों का भी संरक्षण करना होगा आपको। उसके अलावा जो महासागर और सागर में रहने वाले जीव जंतु हैं उनका भी संरक्षण कीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पर्यावरण के लिए हर एक जीव उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कोई अन्य जीव है, ठीक है। जैसे अगर मानव हमारे पर्यावरण के लिए आवश्यक है ना, तो हमारे पर्यावरण के लिए शेर भी आवश्यक है, चीता भी आवश्यक है, बाघ भी आवश्यक है, हाथी भी आवश्यक है, ठीक है। सबों की आवश्यकता एक समान है और उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। यही बात इसका 14th नंबर गोल कहता है। और 15th नंबर गोल कहता है ना कि जंगलों में जानवरों को या फिर आप पशु पक्षी जो भी हमारे पास है ना, उनका संरक्षण हमको करना चाहिए। यानी कि जो हमारे स्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं ना जानवर उनवर, उनका भी हम लोग को संरक्षण करना चाहिए और बढ़िया से करना चाहिए। ये इसका 15th नंबर गोल है। इससे ये समझ में आता है ना कि जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी जो आप पढ़िएगा आगे आपके सिलेबस में है, उसको आप जब पढ़ेंगे ना तो वहाँ पे देखिएगा जैव विविधता हमारे देश में भी बहुत है। यानी कि हमारे हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलती है और उनका हम लोगों को प्रोटेक्शन करना यानी कि उसको बचाना ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है और यहाँ के रहने वाले लोगों की जिम्मेदारी है। और यही बात इसमें भी बोला गया है, सस्टेनेबल गोल में बोला गया है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, कि आपको उन चीज़ों को भी संरक्षित रखना है। पूरे विश्व के लोगों को ये बात बोला गया है। अगर मान लीजिए कि भारत में अगर आप सोचिए थोड़ा देर के लिए कि गाय ज़्यादा पाया जाता है यानी कौ यहाँ पे अगर ज़्यादा है तो उसको संरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। आप जानते होंगे सबसे ज़्यादा गधा, अभी कुछ दिन पहले ही रिपोर्ट आया था, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गधा पाया जाता है। तो उसके लिए ये आवश्यक है ना कि उन गधों को वो संरक्षित रखे, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, जहाँ पे जो चीज़ें हैं उसको संरक्षित रखना उस देश के लोगों की और उस देश की सरकार की जिम्मेदारी है, ठीक। इतनी बात ध्यान में रखिएगा, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई जानवर को आप मार देते हैं तो आपके ऊपर केस हो जाएगा और ये मतलब भयंकर केस हो सकता है, आप बहुत दिन तक जेल में रह सकते हैं। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखिएगा कि ऐसी चीज़ें होती है और इससे हम लोगों को बचना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 16 नंबर इसमें कहता है कि विश्व मतलब ये जो है ना, ये कहता है इन सभी उद्देश्यों को प्राप्त करने के बाद अपने देश में आप शांतिपूर्ण व्यवस्था को अपनाइए और शांति व्यवस्था को बनाए रखिए और लोगों में शांतिपूर्ण मतलब जो है व्यवहार को बढ़ावा दीजिए। ये 16 नंबर गोल कहता है। और 17 नंबर गोल क्या कहता है कि आप अपने देश में शांति जब बना लीजिएगा तो पूरे विश्व के साथ आप शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखिए। और आप जानते हैं भारत इसमें तो अग्रगणीय है, यानी भारत तो सबसे आगे है कि विश्व में शांति बनाने के लिए, चाहे वो आज़ादी से के बाद हो या अब हो, हम लोग कोशिश हर हमेशा करते हैं। चूँकि यूक्रेन और जो अभी आप देख रहे थे रसिया का जो वार हो रहा था, तो उसमें भी भारत ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसमें प्रयास किया कि ये युद्ध जो है वो रुक जाए और लोग इसमें ज़्यादा दिन तक प्रभावित ना हो, ठीक है। और इससे जो जान माल की जो हानि हो रही है वो ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो इसमें भी भारत ने बहुत बड़ा अपना योगदान मतलब निभाया था, यानी रोल निभाया था, ठीक। इस बात को ध्यान में रखिएगा और हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि विश्व शांति को बढ़ावा दें, तो ठीक है। तो इतनी चीज़ें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अब देखिए इसमें मेन चीज़ें जो है ना उसको ध्यान में रखिएगा। तो देखिए इसमें है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में भारत किस स्थान पर है, यानी इसकी स्थिति क्या है। तो इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, संतोषजनक नहीं है। भारत ने अभी तक इसके जो गोल है ना, इसमें बहुत चीज़ों को पास मतलब प्राप्त नहीं किया है। तो इसलिए आप कह सकते हैं भारत अभी बहुत अच्छी स्थिति में तो है नहीं। और बिहार की स्थिति तो अत्यंत मतलब दुखद है, यानी बिहार की भी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बच्चों। पटना जानते हैं बहुत ही भारत का मतलब अन्य राज्य मतलब एक तरह से शहरों की ही तरह पटना भी बहुत प्रदूषित शहर है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। पॉल्यूशन के मामले में बिहार भी बहुत आगे है, तो इस चीज़ को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके बारे में जो है रिपोर्ट जो 2024 की आएगी ना, आपके एग्ज़ाम से पहले इसके करंट अफेयर को अपडेट कर देंगे, क्योंकि आपका करंट अफेयर से भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन रह जाता है। तो इसके करंट को मतलब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड होगा ना, तो इन्वायरमेंट में करंट आपका पूछा जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक वीडियो हम लोग सेपरेट बनाएंगे अंतिम में, जब इसके ऊपर जो रिपोर्ट आती है ना वो 1-8 महीने में आ जाएगी, तो उसको हम लोग अपडेट कर देंगे, ठीक। तो इस बात को हम लोग पूरी तरह से ये बात ध्यान में रखिए कि हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए ना कि आपसे एक भी प्रश्न गलत ना हो और आपसे एक भी प्रश्न ऐसा ना हो कि आपको ये लगे कि ये प्रश्न हम नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करते चलेंगे, ठीक। तो आज जो है फर्स्ट यूनिट जो आपका था महामैराथन, जो आपके फर्स्ट यूनिट का हमने किया, ये आज ख़त्म होता है यहीं पे। और इसमें हमने सारी चीज़ों को
एकदम कंक्लूजिव वे में रखने का प्रयास किया ताकि आपको हर चीज़ समझ में आए। अब होता है कि सर क्वेश्चन कैसा बनेगा, ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा है तो यहाँ क्वेश्चन किस तरह का बनेगा, तो उसको अब देख लीजिए। पहला प्रश्न आपसे जो बन सकता है ना बच्चों इससे रिलेटेड कि सतत विकास की अवधारणाएं क्या है, यानी अवधारणा क्या है उसको बताइए। तो उसमें आप जो भी चीज़ हम आपको पढ़ाए ना उसको ही लिखना है, आपको कुछ उलूल जुलूल नहीं लिख दीजिएगा। तो इससे आपको आंसर तो आप लिख दीजिएगा लेकिन आपको नंबर नहीं मिलेगा। और कुछ चीज़ें याद करनी है तो याद कर लीजिएगा ना, तो आपके लिए ही लाभदायक होगा। और आप जब कंपटीशन की भी तैयारी कीजिएगा तो वहाँ पे आपको बहुत हेल्प कर देगा ये, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा, सतत विकास लक्ष्य के बारे में चर्चा करें या वर्णन करें, यह भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है। इन दोनों ही प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। तो और हो सकता है कि इससे प्रश्न आपसे बनेंगे, चूँकि यूनिट फर्स्ट में आपसे 3 ही 4 टॉपिक आपका दिया है और इससे प्रश्न तो एक जरूर रहेगा, तो इसको आप जरूर कर लीजिए। और इससे आपके लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसी तरह के बनेंगे जो आपको हम क्वेश्चन बता भी दिए, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इससे बनता था उसको हमने बता दिया। इससे रिलेटेड और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बाद में करा दिया जाएगा, उसकी स्पेशल वीडियो हम बनाएंगे, वह भी एक मैराथन होगा जिसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो वो पूरे इस मतलब ये जो इन्वायरमेंटल साइंस है ना, इससे रिलेटेड पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक एकदम मैराथन बनेगा और उसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वही होगा जो कि आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे आगे की चीज़ों को हम लोग करेंगे। और आप अगर नए होंगे हमारे चैनल पे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए आपके लिए मेहनत बहुत करना पड़ता है बच्चों, और आप देख सकते हैं कि ये लगभग 50 मिनट का वीडियो बनाया है, तो इसके लिए हम लोगों ने भी मेहनत किया है। इसके लिए पीपीटी बनाना पड़ता है, बहुत तरह की चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को करना पड़ता है। तो इसलिए आप थोड़ा सा ये कीजिएगा कि अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका ही चैनल है, ये चैनल तो किसी और का है नहीं, आप ही लोगों का है। तो आपके लिए समर्पित ये चैनल है, तो आप ज़रूर अपनी थोड़ी बहुत भागीदारी निभा सकते हैं कि आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और ठीक कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर कोई चीज़ सुधारने की होगी तो उसकी भी प्रतिक्रिया के माध्यम से आप बता देंगे कि आपको सर यहाँ पे सुधार करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो उन चीज़ों को भी आप ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग अच्छे से कार्य कर सकें और अच्छी सी अच्छी कंटेंट के साथ आपके पास वीडियो अवेलेबल करा दें। यही हमारा मुख्य ध्येय होता है, और आप अच्छे से सफल हों, यह हमारा मुख्य मतलब जो है ना उद्देश्य है कि आप सफल होइए। दूसरी बात कि आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, क्वेश्चन जितना भी हो आप उसका प्रैक्टिस रेगुलर कीजिएगा। आप जो भी आपको क्वेश्चन बनाना हो आप पूरे कंटेंट को लीजिए। अभी आपको हम जो है ना इसके पीडीएफ को हम जब भेज देंगे ना, तो आप देखिएगा कि उसमें कैसे हमने डायग्राम का यूज किया है, तो उन डायग्राम का यूज आपको एग्जाम में करना है। देखिए इसमें हम डायग्राम इसलिए नहीं बताते हैं ना, या बता पाते हैं ना, चूँकि हमारे पास इसमें जो है ना कि आप कोई कॉपी का या फिर हम लोग फ़ोटो का इसमें अगर डालें तो वो साफ दिखेगा नहीं, क्योंकि क्वालिटी उसका गिर जाता है यूट्यूब पे जाती ही। तो इसलिए इसमें और डायग्राम बनता भी नहीं है। ये मतलब एक तरह से आप बोलें तो आप अगर मैपिंग के थ्रू बनाना चाहें तो इसमें बन नहीं पाता उतने अच्छे से, ठीक है। तो वो कॉपी में हमने जो हैंड रिटेन नोट्स का यूज किया है तो उसका आप देख लीजिएगा, और पूरा का पूरा हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए अवेलेबल है, तो उसको आप देखेंगे, बढ़िया से समझ जाइएगा। यूनिट फर्स्ट का पूरा आपका टॉपिक तैयार है, आपके हैंड रिटेन नोट्स को आपको दे दिया जाएगा। आप बिंदास होकर पढ़ते रहिए और चैनल में आप बने रहिएगा। बाकी हम अपना काम करते रहेंगे और आप अपना काम करते रहिए, आपको अच्छा नंबर भी मिलेगा और आप अच्छा करिएगा भी। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।